गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग पार्थ, गुड मॉर्निंग नवीन, प्रणाम। हाँ जी सुमोना आज ऑनलाइन। हाँ जी जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन में, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग अदिति, गुड मॉर्निंग मिराल जोत, गुड मॉर्निंग रिया। हाँ जी, अभी क्लाइमेट और टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग ऐसा हो रखा है। ये अच्छा, वहाँ पर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? अरे व्हाट्स योर नेम? हाँ जी व्हाट्स योर नेम? अच्छा, ये तो मुझे लग ही गया था, या तो आपका शिफ्टिंग में हो रहा होगा टाइम, या फिर आप घर चले गए होंगे। वहाँ पर टाइम लगेगा, मे बी ये वीक जा सकता है, बट दे। हाँ अरे ओके सो ओके सो प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की चिंता मत करो। जैसे होगा। हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे? अपने गुरुदेव से पूछिए वट ही वुड लाइक टू से हिज एक्सपीरियंस अबाउट यस्टरडेज क्लास ऑफ अबाउट करंट अफेयर क्लास। ओके सो इन द लास्ट क्लास वी वर डन विद द बेसिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू सी वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। जो फैक्टर्स पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, और बेसिकली कि एंथ्रो में हम किस तरीके से करेंगे। सो लेट मी जस्ट टेल यू, आपके पास प्रिंटेड नोट्स जो हैं यूनिट वाइज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। क्लास में आपको डिक्टेटेड नोट्स जो हैं वो मिलेंगे, जो कि आपको साथ ही साथ लिखना होगा। एंड इसी के साथ आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल, दैट इज थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप, एंड योर आंसर राइटिंग, and the most important thing, your sectional test. So this is how we are going to proceed. ये हमारा complete road map रहेगा। तो dictated notes किस लिए हैं? Let me just tell you, it is for the revision. Printed notes किस लिए हैं? That is for the reading, so that कि आप अपनी a kind of कमांड बना पाए ओवर द लैंग्वेज। वैल्यू एडिशन मटेरियल इज फॉर मार्क्स, लाइक इफ यू विल गिव समथिंग एक्स्ट्रा यू विल गेट एक्स्ट्रा। एंड इसी के साथ साथ डायग्राम्स, बिकॉज डायग्राम्स आपके आंसर को स्ट्रक्चर्ड और आपके आंसर को वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ओके, सो लिख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। हाँ
Hanji, what do you feel that what are the various factors which may be affecting the population? So I am not talking about which will lead to increase or increment in the population. It is also about if we are having the decline in the population. So what could be the various factors about that? Health facilities. So if our health increasing, decreasing both. Yes, the factors which affecting the population could be increment or decline. Radical feminism. How it will affect positively, negatively? Negatively like? So, okay, so you just tell me. If I want to control the population, then what should I be done? I want to control the population. Oh, that is the another scenario. I am asking in relation with the feminism, radical feminism, as you told ना. तो क्या करना चाहिए मुझे? सुधार गृह में जो है विमेन को बुलाना चाहिए एंड उनको रेडिकल फेमिनिज्म के लिए मुझे तैयार करना चाहिए. हाँ, ऐसा करना चाहिए. नहीं, देन okay. हाँ जी. Religious factor in terms like they are saying that if we are destined to have more children, how we can control that? Yes, exactly. The children, they are the gift of the God. Education, yes. Literacy level. Any other? लोगों family concept के लिए clarity नहीं है regarding family concept. Like what kind of clarity? Proper family planning. Yes, the family planning means if they are ready to take the responsibility of the child or not. It's like if you are financially independent, only then you need to think about the family. In this present scenario of the materialization or the inflation and these and that. Hanji, Prabjot. याद तो था ही नहीं ना, सोचना है. हाँ जी आकांक्षा. Yes, it could be for increasing or decreasing. Fertility rate, very good. Like migration, how it would affect? If the Seema is coming with the 4 children, then it's raising our population. Okay. सीमा को offer आया है movie के लिए सीमा से कहाँ से आया है ऑफर? कोई डायरेक्टर लोकल वगैरह उससे डॉक्यूमेंट्री वगैरह. अच्छा, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे. अरे वाह. तो ऐसी स्टोरी जो है कुक करो एंड देन डॉक्यूमेंट्री. सो बर्थ रेट बढ़ता गया, डेथ रेट कम हो गया. सो ये पॉपुलेशन को रेज करेगा. ठीक है. हाँ जी छवि, वैसे बता दिए थे आपने. ठीक है. हाँ जी, लेट मी सी इन दी ऑनलाइन. लिटरेसी अगर बढ़ जाएगी तो हाँ जी. अच्छा मिराल ज्योति, अभी बोलना पड़ेगा कि कैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे अफेक्ट करेगी. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट. एग्जैक्टली तो वो भी एक जो है रीज़न हो सकता है. मॉडर्नाइजेशन, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. अनअवेयरनेस ऑफ द वुमेन, अर्ली मैरिजेस, क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट फेवर मोर पॉपुलेशन. वेरी गुड सफू. High standard prefer one child. Cities attract more migration for the employment, so demography gets changed. Very good Safu, very good. So ये हो गए basic. अब हम क्या करेंगे? We will substantiate these points with some of the data, some of the information. So उसके थ्रू हम इसको करेंगे. ठीक है. So the first factor जो affect करता है, it is, do you remember कल हमने डायग्राम किया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का. ठीक है, सबको याद होगा. फाइन. उसमें हमने काइंड ऑफ इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाया था. डू यू रिमेंबर? यू जस्ट टेल मी ये कौन सी स्टेज के बीच में बना था. ठीक है, मीन्स आई कैन टेक लाइक मेजरली इट इज फ्रॉम द सेकेंड एंड फ्रॉम द थर्ड वन. ठीक है. ओके, सो इट इज फ्रॉम द सेकेंड एंड द थर्ड वन. एंड डू यू रिमेंबर दैट की लार्जेस्ट गैप हमें देखने को मिला था इन केस ऑफ द थर्ड वन, बट इट स्टार्टेड नैरोइंग डाउन, है ना.
So it means that if we are evidencing the largest gap between the birth rate and the death rate, it will lead to increment in the population. इससे क्या होगा, population जो है उसमें increment होगा, population increase होगी. So that could be one of the factor, that if there is a major difference between the birth rate and the death rate, so ऊपर वाला कौन सा था, birth rate, okay, and नीचे वाला death rate, ठीक है. एंड इनके बीच में जितना गैप होगा, सपोज करो मैं इसको बना देती हूँ यहाँ, सपोज करो ये हो जाता है ऐसे, जितना गैप रेज होता चला जाएगा उतना ही पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट जो है वो शो होगा. ठीक है, ओके. सो लिख लीजिए, फर्स्ट largest gap between birth rate and death rate. Largest gap between birth rate and death rate. अब बर्थ रेट कैसे मेजर की जाती है? बर्थ रेट मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि पर 1000 पीपल कितने लाइव बर्थ होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा ये रेट रहता है. फाइन, हाँ जी, चलिए लिखिए, द करंट बर्थ रेट फॉर इंडिया, द करंट बर्थ रेट फॉर इंडिया इन 2022 is 17.163 बर्थ. इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख इतना लीजिए. ठीक है, 17 लाइव बर्थ इतना आपने याद रखना है. ठीक है, सो लिख लीजिए, इट इज़ 17.163 बर्थ पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल. हाँ जी, आपको क्या लगता है 2022 में जो ये बर्थ रेट आई है, तो 2021 में इससे ज़्यादा होगी कि कम होगी? सो 2021 में ज़्यादा होगी, 2022 में कम हुई है. ठीक है, ज़्यादा होगी. ओके, हाँ जी, हाँ देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेपरेट थिंग है, दिस इज़ अबाउट द बर्थ रेट, दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा होगी. ठीक है, ओके. सो 2021 में हमारा जो था, इट वॉज जस्ट, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ, इट वॉज दिस, तो हमने अ काइंड ऑफ डिक्लाइन फील किया है, विच इज़ गुड. ठीक है, कितना डिक्लाइन फील किया है? 1.21%. ठीक है, इतने में ही खुश हो रखे हैं हम, हाँ कि चलो कुछ तो कम होगी. ठीक है, हाँ जी, चलिए लिख लीजिए, हाँ जी, 1.21%. इट्स अबाउट द परसेंटेज डिक्लाइन. ठीक है, चलिए आप लिखिए, 17.163 बर्थ पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल, which is a decline, which is a decline of 1.21% from 2021. अब मुझे ये बताइए, सेंसस हमने फर्स्ट मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में कब प्रॉपरली स्टार्ट किया था? 1951. ठीक है, सो जब हमने 1951 के टाइम पीरियड, मतलब उस दौरान जब हमने देखा था, हमारा जो बर्थ रेट था दैट वाज 42 पर 1000, और अभी हमने अचीव कर लिया है 17 पर 1000. सो इट मीन्स हमने काइंड ऑफ बल्क, और ये भी देखिए अभी हमारे पास यूथ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. सो यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी हमने इतना कंट्रोल कर लिया है, और ये डेलिब्रेटली नहीं हुआ है, ये साइकोलॉजिकली हुआ है. फाइन, ओके. चलिए नेक्स्ट आप लिख दीजिए, द एवरेज एनुअल बर्थ रेट, द एवरेज
annual birth rate was 42 per thousand in 1951-61 in 1951-61। देखो अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं ना, मुझे लगता है उस टाइम पे काउंटिंग सही हुई होगी। अब काउंटिंग परफेक्टली या सही तरीके से नहीं होती है। वाई? बिकॉज अब द पीपल हु आर लाइबल फॉर दैट वर्क, या तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करते हैं। मान लीजिए क्वाइट पॉसिबल मैं अपनी तरफ से रैंडम भी भर सकती हूँ, ठीक है, जो कि यूजुअली हुआ भी है। नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं तो काइंड ऑफ सर्वे हुआ था हमारे एरिया में, तो ये जस्ट चेक करने के लिए कि किस किस के घर में मटेरियल पोजेशन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल टॉयलेट, फॉर एग्जांपल फ्रिज, फॉर एग्जांपल कूलर, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि इस टाइम पे नेसेसिटी हैं। तो ऐसा कुछ जो है प्रॉपर तरीके से। अब हमारे स्ट्रीट में वो जो लाइक काउंटिंग या वैसे सर्वे करने वाली जो लेडी थी, वो हमारे मतलब हो जाते हैं ना, नोन हो जाते हैं, तो वो हमारे घर पे ही बैठ गई और चाय पानी वगैरह पी के आराम से, एंड देन कह रही है कि अरे इतनी गर्मी हो रही है, अभी क्या जाऊँ, आप ही बता दो। तो द काइंड ऑफ थिंग मीन्स कि अब ये एक जगह नहीं होगा, ये एक से ज़्यादा जगह भी हो सकता है, एंड इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल। सो दिस इज़ हाउ, जिस तरीके से काइंड ऑफ, देखो हम ट्रांसपेरेंसी कम्प्लीटली बोल नहीं सकते हैं। अब जो बात आप बोल रहे हो 1951 की बात हम कर रहे हैं। 1951 में अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, 1949 में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। सो अगर आप पढ़ोगे जब अपना पॉलिटी, तो आपको देखने को मिलेगा 1949 में ही कुछ जो आर्टिकल्स थे उनको अप्लाई कर दिया गया था। हमने लाइक 1950 26 जैन तक वेट नहीं किया था। देयर आर सम ऑफ द आर्टिकल्स लाइक रिलेटेड टू द सिटीजनशिप 5, 6, 7, 8, 9। सो दीज आर सम ऑफ द आर्टिकल्स। इन्हीं के साथ 60, 381। सो दीज आर सम ऑफ द आर्टिकल जिनको अप्लाई कर दिया गया था। तो उस टाइम पीरियड पर हमारा वो इशू तो सॉल्व हो गया था। अगर मैं 1951 की बात करूं कि कौन माइग्रेट होके आया है पाकिस्तान से, कौन पाकिस्तान चला गया है, तो उस टाइम तक सेंसस कम्प्लीटली हो चुका था परफेक्ट वे में। सो दैट्स वाई वी कैन फील लाइक कि डेटा एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, ओके। हाँ जी, चलिए आप आगे लिखिए। द एवरेज एनुअल डेथ रेट, the average annual death rate was 27 per thousand in 1951-61 in 1951-61, which reduced to 7.3 per thousand in 2020। सो अभी रिसेंट का डेटा हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से आई मीन 2022 तक का डेटा नहीं है, और अभी हम वेट भी करेंगे। मे बी आपके मेंस तक हमारा सेंसस का डेटा आ जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हमारे पास मिल जाएगा। तो डिफरेंट कलर के पेन से यहाँ पर लिखिए अपडेट दिस डेटा बिफोर मेंस, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आप अपडेट कर पाओगे, नहीं लिखोगे तो अपडेट भी नहीं होगा। और उसके ऊपर फूल पत्तियाँ कुछ ऐसा सजा दीजिए। So this is something which we need to update. अब नॉर्मली अगर हम कंसीडर करें, अब एक बार मैं आपको जस्ट याद करवा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बर्थ रेट, इस तरफ हम लेंगे डेथ रेट। टाइम पीरियड हमने दो रखे हैं, एक हमने रखा है 1951 और 2021। यहाँ हमारे पास 2021 का नहीं है ऑफिशियल डेटा, तो हम यही वाला रखेंगे। ठीक है,
हमारा जो बर्थ रेट है वो कितना आया है। अभी ये जो कैसे मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है पर 1000 और वो भी पर 1000। 1951 में हमारा कितना आया है 42 पर 1000। 2021 में हमारा कितना आया है 17.377। 2022 में हमारा कितना आया है 17.163 पर 1000। इज इट ओके? फाइन। डेथ रेट हमारा 27 एंड 17.3। सो दिस इज द डेटा जो आपके सामने है। इसी डेटा को आपको एक बारी रिप्लेस कर लेना होगा जब आपका सेंसस का डेटा आ जाएगा। सो अगेन 42 17, इसको चलो अवॉइड ही कर दो। 42 17.16 27 7.3 हो जाएगा याद। अब प्रेजेंट में अगर हम देखें काइंड ऑफ रफ हम कंपैरिजन करें तो देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस 17 पर 1000 that is the birth rate, 7 per 1000 is the death rate. So this is the gap between this. तो इस गैप से हम पता लगाते हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो कितना ग्रो करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो 10 टाइम्स ग्रो करेगा। बिल्कुल, वो तो होगा ही। सो डू यू रिमेंबर इन दिस हमारा क्या हो रहा है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। नहीं, अभी हम फोर्थ वाले में नहीं हैं। अभी हम देखो, इट इज़ नॉट लाइक कि दोनों ही कम हो रहे हैं। यू जस्ट टेल मी, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर हूँ, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर हूँ तो क्या ये कम नहीं हो रहा है? वी कैन नॉट डिटरमाइन हम इस पॉइंट पे है कि इस पॉइंट पे है। इफ़ यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है, सपोज करो डेथ रेट में इस पॉइंट पर हूँ तो ये भी तो कम हो रहा है ना। तो बिकॉज कम हो रहा है उससे आप ये नहीं इंडिकेट कर सकते हो कि आप कहाँ हो। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका जो स्क्यू है वो कहाँ जाता है। स्क्यू मीन्स कि अभी हमारे पास जो 60% 62% या 60% जो हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है ना, वो यूथ पॉपुलेशन जैसे जैसे ओल्ड की तरफ जाएगी वैसे वैसे हमारा ग्राफ जो है वो लाइक काइंड ऑफ आगे एक्सपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, इज़ इट ओके? सो ये एक बार और 42 17 एंड 27 7, तो मेन आपका 17 एंड 7 है। आई होप आपको याद रह जाएगा। फाइन, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, अर्ली मैरिजेस। सेकंड, सो अर्ली मैरिजेस एंड लेट मैरिजेस दे बोथ कैन बी द फैक्टर। अभी हम क्या लिख रहे हैं, अर्ली मैरिजेस को हम लिख रहे हैं। फाइन, सो अर्ली मैरिजेस का कॉन्सेप्ट जो है दैट रेजेस द पॉपुलेशन। So in the same way, late marriages, it will reduce the population. So as per the language of the question, you need to frame your points. आपको अपने पॉइंट्स उसी फॉर्मेट में फ्रेम कर लेने होंगे। फाइन, सो अर्ली मैरिजेस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो पहले के टाइम पीरियड में जो एज होती थी दैट वाज नॉट डिटरमाइंड। इट वाज कंसिडर्ड दैट जैसे ही द गर्ल्स दे हैड अचीव्ड द प्यूबरिटी, सो तभी उनका मैरिजेस कर देना चाहिए। वाई? बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर द मैरिज इज़ टू हैव द चाइल्ड और टू कंटिन्यू द जनरेशन। सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव होता था। दे डोंट केयर अबाउट द एजुकेशन, द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट देयर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। इट्स ऑल अबाउट व्हाट? इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग द प्रोजेनी और टू इंक्रीज द जनरेशन। सो दैट्स वाई अगर हम कंसीडर करें कि पहले क्या होता था, समवेयर बिफोर 10 एंड समवेयर बिफोर 15 मैरिजेस जो हैं वो कर दी जाती थी। अगर हम बात करें 1931 की, ठीक है, 1931 ये हमने टाइम पीरियड क्यों लिया है, क्योंकि जब आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री करोगे तब आपको इसके टाइम का रेलिवेंस पता चलेगा। मीन्स कि देयर वर सो मैनी रिफॉर्मर जो कि काम कर रहे थे ओवर द फैक्ट दैट कि चाइल्ड मैरिज नहीं की जानी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द एज जिसको कि चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा।
या फिर दे वर थिंकिंग अबाउट दैट कि विमेन एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, विमेन को कुछ राइट, कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवानी चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. जब आप करोगे ना मॉडर्न इंडिया, तब उस टाइम पे आपको रिफॉर्म्स जो है, सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशो कल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा. सो तब आपको जस्ट इस ईयर का रेलिवेंस समझ में आएगा. फाइन. सो अभी अगर हम देखें, देन 1931 में ये देखा गया दैट बिफोर 15 मीन्स कि 15 का एज तक या एज से पहले जो है 72% ऑफ द मैरिजेस जो हैं वो कर दी जाती थी. मीन्स अगर टोटल मैरिजेस हो रही है उसका 72% ऐसा है जो कि गर्ल्स जो हैं वो बिफोर 15 की एज में ही होंगी. बिफोर 10 के केस में अगर हम बात करें, देन 34% ऑफ द मैरिजेस वो ऐसी थी जो कि गर्ल्स या तो 10 ईयर की होगी या तो लेस देन 10 ईयर होगी. ये रीजन था ना, हाई मोर्टेलिटी रेट कम. एग्जैक्टली यही, बिकॉज बॉडी उनके लिए प्रिपेयर नहीं थी. वाई इवन आई थिंक मैंने आपको साइंस एंड टेक में बताया भी है दैट कि जो बेसिक थिंग होती है अबाउट मीन्स कि जो फर्स्ट लाइक प्यूबेरिटी अचीव करने के बाद इफ़ दे आर हैविंग द फर्स्ट पीरियड, देन बिगनिंग का 1.5 ईयर वो बिफोर ओवुलेशन या विदाउट ओवुलेशन होता है. सो इट मीन्स बिगनिंग के 1.5 ईयर में शी कैन नॉट बियर द चाइल्ड. So and in this time period, if they are pressurizing them to have the child and if they are going through the process of that, so it is hampering their body negatively and their body is not prepared. Why? Because uterus जो है वो इतना strong नहीं होता, उसकी thinning इतनी strong नहीं होती, lining इतनी strong नहीं होती that they can bear the child. So that's why malnutrition के cases कितने ज़्यादा आते थे. अभी वो सब cases नहीं होते हैं. Why? Because now अभी इसमें हम बोल सकते हैं liberal फेमिनिज्म जो है इट हैड हेल्प्ड, उसने हेल्प किया है. ठीक है. सो अभी अगर हम नॉर्मली अबाउट द अर्ली मैरिजेस या इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, आपने देखा है या सुना है आपके रिलेटिव या किसी का जो है मैरिज काइंड ऑफ चाइल्ड मैरिज हुआ हो? ओके, किसका? ओके, एग्जैक्टली मेरी ग्रैंडमदर का भी चाइल्ड मैरिज ही हुआ था. हाँ जी, आपने नहीं सुना? आपने? किनका? दादी. ओके, कितना एज होगा उनका? 14? 8? एग्जैक्टली. माई ग्रैंड मदर शी वॉज ऑल्सो 8 or 9 years old. नहीं, मेरे ग्रैंड मदर को तो ले आए थे. एंड वो बताया करती थी कि उनको वो पालकी में होके सवार टाइप ना, पालकी में बिठा कर लेकर आए थे. एंड शी वॉज सेइंग कि लाने में ही 3 से 4 दिन लग गए थे. बारात भी 3-4 दिन रुकती थी और लाने में 3-4 दिन लग गए थे, क्योंकि पालकी में वो पैदल ही तो ला रहे हैं. एंड काइंड ऑफ उनको जैसे बहू कंसीडर किया जाता था, देन उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती थी. तो मेरी दादी जी बताया करती थी कि उनकी जो सास है वो उनका मन होता था खेलने का, तो वो खेलने के लिए जाती थी. तो उनकी सास जो है वो जैसे बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी, उनको ये बोलती थी कि नहीं, बहू को ऐसे बन के रहना है, वैसे बन के रहना है. मतलब अभी सोच के ये लगता है कि 8 और 9 ईयर इतना मैच्योर नहीं होते, बल्कि हम अब ये बोलते हैं अब के बच्चे ज़्यादा मैच्योर होने लगे हैं छोटी एज में ही, हम बोलते हैं कि नहीं. बट उस टाइम पे मैच्योरिटी भी नहीं होती थी एंड देन उनको इतना सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता था इन सो अर्ली एज. अभी तो फिर भी ठीक है. सो एग्जैक्टली अभी भी कर देते हैं. मतलब क्या, हाँ, मतलब काइंड ऑफ पूरा रिचुअल कर देते हैं एंड उसके बाद में बोलते हैं कि बाद में ये जो है एज ए हस्बैंड एंड वाइफ बाद में रहेंगे. सो छवि सिंह चॉइस खत्म हो जाती है. इट इज़ अनएथिकल. एग्जैक्टली मीन्स कि अभी करियर नहीं पता है, अभी क्या कर रहे हैं वो नहीं पता है एंड देन उसके बाद एग्जैक्टली चॉइस जो है वो ख़त्म हो जाती है. सो उसको भी आप मान सकते हो. चलिए अब आप लिख दीजिए अर्ली मैरिजेस में. हाँ जी, ऑनलाइन में नहीं देखा किसी ने?
चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू 1931 72% of marriages in India were performed before 15 year of age. Before 15 year of age. दैट की 72% ऑफ द मैरिजेस वो बिफोर 15 का एज में जो है कर दी जाती थी, एंड 34% ऑफ मैरिजेस बिफोर 10 ईयर ऑफ एज. बिफोर 10 ईयर ऑफ एज. So early marriages, it will affect population positively or negatively? नहीं, negatively I mean increase करेगा, decline करेगा? Increase करेगा, ठीक है. मतलब population को kind of increase करेगा in terms of the number, but kind of नहीं. देखो infant mortality rate कितना होगा? बिकॉज दे आर बियरिंग द चाइल्ड. मतलब कुछ केस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको वो काइंड ऑफ अपना नेबर का केस बता रही थी ना, 13 चाइल्ड, सो 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स. मतलब जो उनका फर्स्ट वाला बेटा था ना, व्हेन ही गॉट मैरिड, देन हिज वाइफ इज ऑल्सो बियरिंग द चाइल्ड, हिज मदर इज ऑल्सो बियरिंग द चाइल्ड. कुड यू थिंक ऑफ? मतलब तभी तो 13 नंबर means this is so embarrassing. Have you seen the movie बधाई हो? So that was one of the thing ना. अब आप ये सोच लीजिए that कि जो उसमें लीड हीरो था वो if he get married, then it is the time period of his to have the child, and his parents, they are also having the child. That was the case, that was the scenario. So in that particular thing, how could you think of about that taking care of the child, about these and that, and why this is happening? Because क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया भी था, दैट आई मीन वी यूज टू कॉल हिम दादी. सो शी इज़ अलाइव अभी भी, एंड शी यूज टू टेल दैट कि उनके पास सिर्फ 13 नहीं थे, 13 तो बच्चे उनके पास इससे भी ज़्यादा थे. सो अब इट मीन्स दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी बैलेंस नहीं कर रही है, बिकॉज दे नो हाउ मैनी चाइल्ड, उनका सर्वाइवल क्या है. तो उसकी वजह से द काइंड ऑफ वो स्पैन, मतलब काइंड ऑफ स्पैन बढ़ता चला जाएगा. सो दे यूज टू से दैट कि कभी भी बीमार कुछ तो शी सेड दैट कि उनको निमोनिया हो गया एंड उसमें वो नहीं बच पाए. सो क्योंकि इम्यूनिटी नहीं थी पहले. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. तो उस टाइम पे ये होता था कि अगर एक बीमारी आई है सबको है, तो उसमें मे बी फीवर की वजह से जो है, फीवर ऐसा हो गया है उसकी वजह से डेथ हो गई है. तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती थी. प्यूबरिटी अचीव जो है अर्लियर अगर बोला जाए तो 16 की एज में, बट 14-15 में. अभी आप देखोगे कि 12-13 में, बट अभी रिसेंट में तो 10-11 जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इन द एज ऑफ द 10. उनको मैं ले आऊँ? अरे अब हरियाणा से कैसे लेकर आ सकती हूँ? अरे और व्हाट शी वुड से, आई एम गिविंग हर एग्जाम्पल इन द क्लास. उनको मैं मशहूर कर रही हूँ. एग्जैक्टली, इन द टीन एज गर्ल्स के पास ज़्यादा, इवन जूही इज सेइंग केसेस आर कमिंग इन द कोर्ट दैट गर्ल्स आर हैविंग द रिलेशन एंड बीइंग प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ द 15 and 16, एंड देन पोक्सो एक्ट जो है दैट इज गेट अप्लाइड ऑन द बॉयज. Exactly, there are so many cases. Why? Because that as a subject should be included in under the syllabus.
that they need to be aware about the consequences, about the kind of the things that what should be the ideal behavior, these and that. तो इनसे related भी syllabus में include किया जाना चाहिए. जब तक इंडिया में सेक्स एजुकेशन पे ऊपर एग्जैक्टली तब तक जो है एग्जैक्टली प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा. एक्सप्लॉयटेशन का भी प्रॉब्लम रहेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट. अभी अगर हम नॉर्मली कंसीडर करें अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्ली मैरिज, अब द लेट मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है. मोस्ट ऑफ द थिंग यू वुड फाउंड दैट कि इन द एज ऑफ 25 to 30 द पीपल इज़ कंपैरेटिवली मैच्योर एंड द इंस्टेंसेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं. बट इन द एज मीन्स कि बिफोर 20 या 25 से अगर नीचे हैं देन इस तरीके के इंस्टेंसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं. फाइन, ओके. वी वुड फाउंड सम ऑफ द केसेस दैट कि द एजुकेशन इज ऑफ दैट लेवल या बिल्कुल भी नहीं है, that some of the girls they are not even aware of the fact that they are pregnant if they are like means कि आपने कई cases देखे होंगे that in the toilets they are having the delivery of the child. There are so many news related to that. वो भी तो आई थी ना, एक लड़की ने मतलब खुद की डिलीवरी कर ली थी Exactly. YouTube से देख के. अच्छा, that was also a news. Okay. YouTube से वीडियो देख के खुद डिलीवरी कर ली थी. So these are some of the cases जो ये क्या शो करते हैं दैट कि एजुकेशन कितना जो है किस लेवल का है, या फिर वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है अबाउट दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर बॉडी, या फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इसके निकल कर आएंगे. ठीक है. सो अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था अबाउट द एयर होस्टेस वाला. हाँ जी, आपने सर्च किया, पढ़ा उसके बारे में? हाँ जी, आकांक्षा क्या? अच्छा, द बेसिक एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, ये ना डिलीवरी वाला पॉइंट बिल्कुल कहीं भी कभी भी मेंशन नहीं करना. ठीक है, क्यों? क्योंकि है ना नेगेटिव वे में चला जाएगा. व्हाट इफ़ आपका एग्जामिनर जो आपकी जो एग्जामिनर है वो लेडी है, उनके बड़े रेडिकल व्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग दैट. फॉर एग्जांपल अगर हम देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ, अभी आप लॉकडाउन के दौरान एक IAS ऑफिसर थी, उन्होंने सिर्फ 21 डेज़ तक ही रेस्ट किया था एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग. अब पॉजिटिव और नेगेटिव सोशल मीडिया पे दोनों व्यूज़ आए थे उनके बारे में. ठीक है, नाम हमें मेंशन नहीं करना है. अब अगर हम बात करें मैरी कॉम, शी इज़ हैविंग 2 लाइव चाइल्ड एंड स्टिल उनका बॉडी प्रॉपरली उसी तरीके से काम कर रहा है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इसको बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं. तो फेमिनिज्म वाला थिंग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेती है. दैट ये बोल देते हैं लाइक व्हाट यू आर सेइंग दैट कि आफ्टर डिलीवरी वुमेन का बॉडी कैपेबल नहीं होगा, दिस एंड दैट. तो इस वजह से हम इसको मेंशन नहीं करेंगे. जैसे कुछ एयरलाइंस है वो सिर्फ फीमेल को ही कुछ होता है जिसमें ड्यूअल होता है. एग्जैक्टली होता है. मेजॉरिटी ज़्यादा ड्यूअल. हाँ, मेल भी होते हैं. सिर्फ फीमेल से कोई रीजन होता है जो फ्लाइट से हाई एल्टीट्यूड पे मतलब रेफेक्टिव एल्टीट्यूड होता है इसका, तो वहाँ पे मतलब जितना हो सकता है मिनिमम वेट हमें कैरी करना होता है. एग्जैक्टली. बॉडी मास. तो फीमेल का मतलब स्ट्रक्चर BMI ऐसा भी मतलब लड़का जैसे मतलब स्लिम. हाँ, लेकिन बॉडी मास और BMI जो है बॉयज का ज़्यादा होता है, गर्ल्स का कम होता है. मेन रीजन यही है कि गर्ल्स का BMI कम होता है, सो दे आर उनको मतलब प्रेफर किया जाता है. दूसरा रीजन ये है कि जो मतलब ट्रैवलर्स होते हैं वो थोड़ा सा इजी फील करते हैं टू इंटरेक्ट विद ए फीमेल एज कम्पेयर टू मेल. एक उसका मतलब रीजन ये भी. वेरी गुड. हाँ जी, अंश. जो मतलब फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा वेरिएबल होती हैं, जो भी क्या नाम है वैसा होता है मीन्स अभी पता है ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा? बिकॉज सम डेज बैक देयर इज़ वन वीडियो इन विच वन एयर होस्टेस के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था या फिर द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट हो रहा था. देयर इज़ वन वीडियो, उसमें शी वॉज सेइंग दैट कि हम इधर पे आपके नौकर नहीं हैं, काइंड ऑफ सर्वेंट नहीं हैं हम आपके. सो इट मीन्स दैट कि काइंड ऑफ ये जो जॉब है ना इसमें दे आर कंसिडर्ड एज स्लेव. इफ़ नॉट स्लेव देन लाइक योर सर्वेंट. मीन्स कि दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस बट यू फील लाइक कि मुझे अभी ये ला के दो, मुझे अभी वो करके दो. और दूसरा उनको वे सिखाया जाता है बहुत प्लीजेंट.
और अगर कोई पर्सन बहुत प्लीजेंट होता है तो उसको ऐसे रखा जाता है, दूसरा पर्सन ऐसे रहता है, ठीक है। हाँ जी शरणप्रीत, अच्छा आपने कल का क्लास नहीं लिया था, ओके हाँ जी। एग्जैक्टली हाँ जी, ऑनलाइन में और किसी ने कुछ सर्च वगैरह नहीं किया, कुछ पढ़ा नहीं? हाँ जी चलिए आप लिख लीजिए नेक्स्ट वन, द थर्ड पॉइंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाँ जी, इट विल अफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, आई मीन इंक्रीज और डिक्रीज। इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्रीज, हाउ? मोर्टेलिटी है ना, बच्चे जितने बचेंगे उतनी ज़्यादा वो देखेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स कि इन्फेंट का कितना परसेंटेज है, कि कितना उनका चांस है, कितना वो बच रहे हैं या कितना वो जो है नहीं बच रहे हैं। एग्जैक्टली तो मीन्स हम सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं। अब अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उस केस में पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू आर ससेप्टिबल अबाउट देयर सर्वाइवल यू विल हैव मोर एंड मोर चाइल्ड, जो कि हमने इंस्टेंसेस देखे हैं। अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो आप कम चाइल्ड बियर करते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। चलिए लिख दीजिए, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट is directly related to the age of women at marriage। मीन्स कि आप यहाँ ये देखते हो दैट एट मैरिज उनका एज जो है वो क्या है। अब एट मैरिज एज का मतलब क्या है? ये शो करता है दैट कि इन्फेंट मोर्टेलिटी के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। सो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड द एज ग्रुप, 3 एज ग्रुप हम डिवाइड करके चलते हैं। एक हम रख लेते हैं बिफोर 18, एक हम रख लेते हैं 18 to 20 और एक हम रख लेते हैं 21 अबव या फिर 20 अबव। अब अगर हम कंसीडर करें दैट कि द काइंड ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, ठीक है। सो लिख दीजिए, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन रूरल एरियाज, the infant mortality rate in the rural areas is 141, 112, 85 रिस्पेक्टिवली का मतलब 18 में दिस, 18 to 20 में 112 एंड 21 में 85। दिस इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ? इन द रूरल एरियाज। एंड देन हम लिखेंगे इन द अर्बन एरियाज इट इज इम्प्रूव्ड, इन द अर्बन एरियाज इट इज इम्प्रूव्ड। अर्बन एरियाज़ में ये इम्प्रूव हो जाता है। वाई अर्बन एरियाज़ में ये इम्प्रूव हो जाता है? ड्यू टू दी, पहला तो काइंड ऑफ अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा नहीं बट काइंड ऑफ हम बैलेंस हम देख सकते हैं। बट इन दी अर्बन एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सब कुछ जो है काइंड ऑफ वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। इस वजह से भी हाँ एम्प्लॉयमेंट भी इसका जो है एक फैक्टर हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। डांटा नहीं जाता, क्या ही कर सकती हूँ। हाँ जी, अभी वो भैया डर गए तो मैं क्या ही डांट सकती हूँ। हाँ जी चलिए नेक्स्ट आप लिख दीजिए फोर्थ वन, हाई इलिटरेसी।
high illiteracy. You just tell me one thing. If I am talking about the family planning, then इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका निकल कर आता है? इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट निकल कर आता है फीमेल एजुकेशन का या मेल एजुकेशन का? If you have to choose one, normally family planning, if there is this word, then इससे हम किसको कंसीडर करें? I mean if you have to choose between one, फीमेल एजुकेशन या फिर मेल एजुकेशन? यू आर सेइंग फीमेल एजुकेशन. हाँ जी. कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में, मतलब किसकी अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है फैमिली प्लानिंग के लिए? हाँ हाँ जी. आई मीन अगर हमें बोलना है फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टीच फैमिली प्लानिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, सो उसमें मेरा टारगेट ऑडियंस क्या रहना चाहिए? फीमेल एजुकेशन कि मेल एजुकेशन? मेल एजुकेशन यू आर सेइंग. हाँ जी. मेल एजुकेशन. हाँ जी. फीमेल मेल. ओके. हाँ जी. इन दी ऑनलाइन. ओके. सो अगर नॉर्मली कंसीडर करें इन द अर्लियर टाइम पीरियड, फैमिली प्लानिंग इज लिंक्ड विद द फीमेल एजुकेशन. ठीक है. अब ये मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ. आई वुड शेयर सम ऑफ द न्यूज़ एज वेल. और अगर मैं इंस्टेंसेस भी बताऊँ, देन देर इज़ वन ऑफ द इंस्टेंस इन माई कॉलेज, अ काइंड ऑफ कैंपेन करवाया गया था जिसमें पास की लोकेलिटीज़ की जो वुमेन थी, मीन्स की जो काइंड ऑफ जिनकी अभी मैरिजेस हुई है, हमें पास की लोकेलिटी में जाकर उनको जस्ट लेकर आना था, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी. एंड देन अ काइंड ऑफ मतलब देयर इज़ अ वुमेन सेल इन आवर कॉलेज, सो वुमेन सेल के बेसिस पे ये हुआ था. उसमें द काइंड ऑफ लेडीज़ एंड द काइंड ऑफ मान लीजिए उनकी सास, देयर मदर इन लॉ एंड जो जिनकी अभी शादी हुई है वो वहाँ पर आए थे. उसमें वी वर टीचिंग बेसिकली, मतलब टीचर टीच कर रही थी, वो उनको लेक्चर दे रहे थे. वी वर जस्ट काइंड ऑफ मैनेज, और वो हमें सर्टिफिकेट चाहिए था, हम उस लिए काम कर रहे थे. ठीक है. आई मीन उस टाइम पे रेलिवेंस समझाया भी नहीं गया था बाय द टीचर्स. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग. हमें ये बोल दिया गया था विमेन सेल का तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और फिर आपको जो है IQAC सेल का, तो आपको वो काम करना है. तो व्हाट हैपेंड देन, वहाँ पर देयर इज़ टीचर वॉज टीचिंग दैम अबाउट हैविंग द फैमिली प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए. एंड और इवन टीचर्स सेड दैट कि उनके भी टाइम पीरियड में वो भी ऐसे ही लोकेलिटीज़ में से विमेन को इकट्ठा करती थी एंड उनको बताती थी कि कैसे आपको फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के बीच में गैप रखना चाहिए. आपको एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो, नहीं तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन. और अगर इफ़ यू आर लाइक गोइंग टू प्लान योर बेबी, देन फर्स्ट आपको ये चेक करना चाहिए दैट कि आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड लेवल है, HB है, वो कितना है, प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में. देन वन लेडी शी सेड, और ऑल्सो टीचिंग दैम अबाउट कि हैविंग बॉय, कि सिर्फ बॉय के लिए ही काइंड ऑफ, क्योंकि द बेसिक थिंग इज़ दैट कि जब तक बॉय नहीं होता है तब तक जो है वो चाइल्ड बियर करते रहें एंड अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, दिस एंड दैट. देन वन लेडी सेड दैट कि वो अपना प्रेज कर रही थी, बट शी सेड कि जी देखिए मैंने अपनी बहू का एक बार भी अबॉर्शन नहीं करवाया है. हमारे पास 7 गर्ल्स हैं, मतलब शी सेड मेरे पास मतलब 7 ग्रैंड डॉटर्स हैं. मैंने देख लो जी, हमें इस चीज़ का कोई डर भय नहीं है कि बाद में उनके दहेज हमें देना पड़ेगा. बट शी सेड मैंने एक बार भी अबॉर्शन नहीं करवाया, ये जानने के बाद भी कि गर्ल है. देन आवर टीचर सेड दैट कि किस लिए कर रहे हो आप ये? शी सेड कि जब तक बॉय नहीं हो जाता. देन मैम ने खुद का एग्जांपल दिया. मैम सेड कि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है और आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरोसिटी, और वो कि आगे मुझे जो है एक बॉय चाइल्ड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आगे चाइल्ड बियर करना चाहती हूँ. देन वो जो लेडी थी, शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द टीचर, एंड वो काइंड ऑफ उसके बाद हमारे कॉलेज में वो कैंपेन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ. शी सेड दैट कि आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप अपनी पढ़ी लिखी यहाँ पर शो करते हो, एंड आप
तो क्योंकि आपको तो ये है कि आगे आपका तो पेंशन आ जाएगी, इसीलिए आपका तो कोई संभालने वाला हो ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट द कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि इंडिया में गलत चीज़ क्या की गई है, वो ये कि फैमिली प्लानिंग मीन्स द फीमेल एजुकेशन. If the female is not having the say in their family, what is the relevance of educating her about the family planning or about preparing their body, these and that? If she can't take this decision independently, so that's why जिन्होंने चूज़ किया है the male education, आपने आज के आउटलुक के बेसिस पे ये चेंज किया है and that should be done. इसी तरीके से मेल एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे लिख देते हैं. पहले मेल, अभी मेल फीमेल. हाँ जी, ये तो हो ही सकता है ना. अभी एजुकेशन के साथ मेल एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट. चलिए लिखिए. फैमिली प्लानिंग हैज़ ए डायरेक्ट लिंक विद फीमेल एजुकेशन. ठीक, फीमेल एजुकेशन as it was considered that female education is directly associated with age at marriage. You just tell me, can a girl take this decision that when she want to get married in the earlier time period? होता था ये? नहीं. जब पेरेंट्स को लगता है कि अब मैरिज कर दी जानी चाहिए तो वो कर दी जाती थी. अभी भी इफ़ पेरेंट्स फील लाइक कि उनको मैरिज करनी है तो कर दी जाएगी, है ना. somehow to such extent, या जब तक वो आपको अलाउ कर रहे हैं या ये सब कुछ कर रहे हैं तब तक आप उस फ्रीडम या लिबर्टी को यू कैन इंजॉय. बट जब वो करना चाहते हैं देन किया जा सकता है. स्टिल इन दी फैमिली सिस्टम इंडिपेंडेंटली दे कांट से मुझे करनी है कि मुझे नहीं करनी है. टू सच एक्सटेंट बोला जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बोला जा सकता. वाई? बिकॉज अगर फैमिली सिस्टम की बात करें तो फैमिली सिस्टम इज़ लाइक दैट. हाँ जी, हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? जब तक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो तब तक आई थिंक फीमेल एजुकेशन का कोई खास इन्फ्लुएंस होगा. एग्जैक्टली. जब तक जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहेगी तब तक फीमेल एजुकेशन से बहुत अवेयरनेस नहीं आएगी. फीमेल एजुकेशन का इतना हो सकता है कि वुमेन अपोज कर सकते हैं, उससे क्या होगा? डोमेस्टिक एक तो देखो, एक तो वुमेन अपोज कर सकती है, दूसरा शी कैन प्रोवाइड वैल्यू एजुकेशन टू द चाइल्ड. बट वुमेन का मेंटालिटी क्या है? शी यूज टू फेवर द बॉय मोर देन द गर्ल इफ़ दे आर हैविंग द चाइल्ड ना. तो पेरेंटिंग वो वैसी करते हैं, काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन घर में ही हो जाता है. तो फिर हम और क्या वो कर सकते हैं? जब ये बोला जाता है कि भाई घर पे आया तो बहन को बोला जाता है कि इसको पानी दे, अ काइंड ऑफ इसको खाना दे डाल के. वो खाना खुद से नहीं ले सकता है. हाँ. सो द काइंड, अब ये पर्टिकुलर थिंग क्या है? एग्जैक्टली. मेरा छोटा भाई है, इफ़ मैं बर्तन साफ़ करूँगी वो किचन साफ़ करेगा. मतलब अगर मैं बनाऊँगी कुछ, मैंने मान लो सिर्फ उसके लिए और मेरे लिए बनाया, अगर मैं बनाऊँगी तो हमारे में काइंड ऑफ लेबर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो बर्तन साफ़ करेगा. हाँ, कि नहीं, ये काइंड ऑफ, अब समटाइम्स कोई अरे लड़के पे करवा रहे हो तुम तो इसको लड़की बनाओगे, ये ऐसे बोल देते हैं. बट द थिंग इज़ दैट कि ये वो नहीं है कि आप उसको सिखाना चाहते हो, ये वो है कि घर में नॉर्मल तरीके से ऐसा ही चलना चाहिए. बट ऐसे बोल दिया जाता है ना, सम यूज टू से कि मान लो अगर कोई आ जाता है या ऐसे, तो ये बोल देते हैं अरे लड़के से झाड़ू पोछा करवा रहे हो, ये तो फिर आगे जाकर अपनी वाइफ का गुलाम बन जाएगा क्योंकि आदत पड़ जाए. एग्जैक्टली. ये भी एक रीज़न हो सकता है. बट द थिंग इज एग्जैक्टली, एंड ये होना भी चाहिए. मीन्स कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क. अब ये किससे हो सकता है?
फीमेल एजुकेशन कुड बी वन ऑफ द पॉइंट फॉर दैट, फीमेल एजुकेशन इसके लिए एक पॉइंट हो सकता है, बट द थिंग इज दैट कि ये ट्रांसफ़र होगा वैल्यू एजुकेशन की फॉर्म में। अगर वैल्यू एजुकेशन की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र हो रहा है तब तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का एक्सटेंट कम हो सकता है, अदरवाइज कम नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, चलिए आप लिख दीजिए। With age at marriage, comma, general status of women, general status of women, आपने कुछ फैमिलीज देखी होंगी जिसमें मेल की चलती ही नहीं है एंड फीमेल, हाँ ओके, मतलब उसका बोलते हैं भाई कभी तू भी कुछ बोल दिया, वो एक इतने एक्सटेंड तक है। इट मीन्स दैट इफ द जनरल स्टेटस ऑफ द वुमेन इज हाई, तो इसका मतलब क्या है, देन काइंड ऑफ मतलब द काइंड ऑफ डिसीजन उनकी तरफ से आएंगे। ठीक है, बट वी कांट थिंक ऑफ दैट द वुमेन विल फेवर द वुमेन, वो नहीं करती हैं। ठीक है, मोस्टली हमें कुछ कुछ देखने को मिलती है। हाँ जी, कोमा डाल लीजिए। ओके, विद एज एट मैरिज, कोमा, जनरल स्टेटस ऑफ वुमेन, general status of women, comma, their fertility, their fertility, their fertility and infant mortality rate. हाँ जी, आपको क्या लगता है इंडिया की जो लाइक लिटरेसी रेट होगी वो क्या होगी? 74%। ओके, मेल कितना हो सकता है? मतलब मेल और फीमेल के रेशियो में कहेगा। नहीं, ओवरऑल इन्होंने बता दी 74%। मेल का मैं पूछ रही हूँ, मेल का अगर आप बता पाओ। ओके गुड, चलिए लिख दीजिए। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया is 74%, I mean it's 74.04%। लिख दीजिए, बट याद 74 रखना। 74.04%। किस स्टेट का सबसे ज़्यादा होगा? केरला फॉर श्योर। कितना परसेंटेज हो सकता है? 93%। ठीक है, सो लिख दीजिए 93.91%। 91%। केरला में लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन डिवोर्स रेट भी सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली, ये रिजल्ट है, मतलब एक देखा जाए तो, क्योंकि फीमेल एजुकेशन सबसे ज़्यादा केरला में है। हाँ हाँ, डिवोर्स रेट का एक मेजर रीजन वो भी है। देखो द काइंड ऑफ थिंग कि वहाँ पे ना डाइवोर्स रीजन का एक और वो भी रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो वहाँ हम बोल सकते हैं, द काइंड ऑफ कि रेडिकल फेमिनिज्म की वजह से भी ये हो सकता है। बट अब ना द काइंड ऑफ एजुकेशन ना टर्न हो रही है ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ ऑल्सो नाउ। अब अभी अगर आप देखोगे, द पीपल दे आर नेमिंग देयर चाइल्ड ऑन द नेम ऑफ द गॉड और ऑन द संस्कृत नेम। अगर आप देखोगे, हाँ अभी देखो दैट्स काइंड ऑफ वैल्यू एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं अबाउट एग्जैक्टली। सो दैट्स जस्ट टू दैट कि बिकॉज आपका काइंड ऑफ धर्मा वो है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अगर अभी आप देखो तो आपके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट रहा है उसका, आप वो पढ़ के आए हो। मीन्स व्हाट कि अभी काइंड ऑफ आसपास चीज़ें दिखती है, इस वजह से ऐसे बात कर रहे हैं। जिस टाइम पे हम सब पढ़ रहे थे, हम इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थे। अगर हम अभी देखें, क्योंकि उस टाइम पे इन सब चीज़ों की, हाँ एग्जैक्टली अभी कोरिलेट हो रहा है सोसाइटी के साथ, इस वजह से हो रहा है। जब जिस टाइम पे आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे यू वर नॉट सो मच कंसर्न्ड अबाउट, आपको वो लगता था अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। एग्जैक्टली
एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड वैसे ही हम उसको उस तरीके से कर लेते तो थे। ये था कि मतलब जिन्होंने मतलब अत्याचार किया हिंदुस्तान पे उनको एक ओवर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली। मेजर प्रोपोर्शन सिलेबस का उनको दिया जा रहा है, मुस्लिम रूलर्स एंड हम्म मुगल रूलर्स, इसलिए अब उसको हटा के उसकी जगह इंडियन रूलर्स को इंक्लूड किया। हम्म मतलब बहुत सारे रूलर्स हैं जो सिलेबस में आए नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली द काइंड ऑफ साउथ के जो है कितने सारे रूलर्स हैं जिनका पता ही नहीं है, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन में आने के बाद पता चलता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो वही उनको वो चीज़ें दिखती हैं एंड उसमें उस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है, देन उनका इंक्लिनेशन भी हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आप लिख दीजिए। केरला 93.91% and the lowest is in Bihar, that is 63%. लाइक जूही सिंह कि महाराष्ट्र के सतारा में गर्ल्स जो हैं अभी भी उनको एज अ कर्स नेम दिया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू अंडरमाइन कि अरे गर्ल है, सो दैट्स वाई। जैसे कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन दी हरियाणा ऑल्सो ना, इफ़ दे आर हैविंग मोर एंड मोर गर्ल्स देन गर्ल्स का नेम कुछ ऐसे रख देते हैं। ठीक है, आप अपने मदर से जानना। ठीक है, हाँ, बर्डन। वैसे तो बोलते हैं, मैंने कोई स्पेसिफिक नेम नहीं सुना कि नाम ये सारा। आई कांट स्पीक। हाँ, सो दैट्स वाई इस तरीके से रखा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आप लिख दीजिए द फिफ्थ वन। ये आपका हो चुका है, फिफ्थ वन लिख दीजिए। ओके, बिहार का आपने लिख दिया, लोवेस्ट 63%। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिख दीजिए, रिलीजियस एटीट्यूड टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। रिलीजियस एटीट्यूड टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। अब इस पॉइंट के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ, जब आप अपने प्रिंटेड नोट्स पढ़ोगे तो उसमें यू विल गेट टू नो अबाउट, बट हाँ उसमें यू कैन राइट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन विच इज़ हैविंग द व्यूज़ रिगार्डिंग दिस, बट अवॉइड करना आप मेंशन करो। ठीक है, एग्जैक्टली, इट इज़ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रल, यू हैव टू बी न्यूट्रल, बिकॉज आप क्यों ये शो करो सो दैट कि आपको लगे कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो रिलीजियस एटीट्यूड है टूवर्ड्स दी फैमिली प्लानिंग, इट इज़ लाइक कि यू कंसीडर चाइल्ड एज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड यू कांट डिनाई। ठीक है, आप मना नहीं करना चाहते, दैट्स वाई यू आर नॉट यूजिंग सम फैमिली प्लानिंग टूल्स दीज एंड दैट, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट आप लिख दीजिए सिक्स्थ पॉइंट, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी। पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी मीन्स व्हाट? दे फील लाइक कि इफ दे वुड हैव मोर चिल्ड्रन देन दीज ऑल चिल्ड्रन विल अर्न इनकम फॉर देम एंड उससे उनकी जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी। दैट्स वाई दे आर हैविंग 5, 6 इतना चिल्ड्रन जो है दे आर बियरिंग। बट in the beginning these childs they will ask for the food, they have to take care of them, so उसमें जो है एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं। अब वो एक्सपेंडिचर बिगिनिंग में इतना ज़्यादा हो जाता है, देन इसी वजह से वो सोचते हैं कि ज़्यादा चाइल्ड उनको पॉवर्टी से निकालेंगे या ज़्यादा चाइल्ड उनको और पॉवर्टी में डाल देते हैं। दैट्स वाई देयर इज़ दिस फ्रेज पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी। ठीक है, अब कैसे होता है? दे आर हैविंग मोर चिल्ड्रन, इससे क्या हो जाएगा? दे विल हैव मोर इकोनॉमिक बर्डन। ठीक है, सो उससे उनके पास होगा मोर इकोनॉमिक बर्डन।
बिकॉज दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक बर्डन। इस मोर इकोनॉमिक बर्डन की वजह से क्या होगा, उनको एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होगा, पहला तो केस आएगा माल न्यूट्रिशन। आपको देखने को मिलेंगे कि उनके बिकॉज जो फीमेल है उसको भी न्यूट्रिशन का इतना ध्यान नहीं रखा गया, चाइल्ड का आगे भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। दूसरा, इसी के साथ साथ एक तो माल न्यूट्रिशन का केस देखने को मिलता है, दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह उनको अच्छी नहीं मिलती है, एजुकेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो उनको अच्छा नहीं मिलता है। क्योंकि उनको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है, आगे जाकर उनको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। व्हाट काइंड ऑफ जॉब, लिखिए, लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, then it would lead to poverty, and because they are poor they are having the more child. So this is the thing जिससे ये start हुआ था, this is the thing जिस पे ये ख़त्म हुआ. So this concept is called as what? The paradox of population poverty. The paradox of population poverty. हाँ जी, नहीं आपके रूम पे या वो नहीं होगा अच्छा, या वो भी ऐसा ही है? अच्छा है तो हाँ, तो फिर दिल्ली के सारे नहीं होते ऐसे। ओके हाँ जी, ये लिख लिया है, ये समझ आ गया सबको, फाइन। तो मिराल जोत का एक क्वेश्चन है कि मैम यूएसए में अबॉर्शन इलीगल है एंड वहाँ पर टीनेज प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, इवन द नंबर ऑफ द चाइल्ड ऑन एन एवरेज 3 to 4 है, वाई द पॉपुलेशन इज़ नॉट इंक्रीजिंग देयर, वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रही है? जैसे कि आपने देखा था दैट जो यूएसए है उसका जो पॉपुलेशन है वो कौन सी स्टेज में था? 4th स्टेज में था, मीन्स वो 3rd स्टेज से जा चुके हैं। और आपने ये देखा था 4th स्टेज मीन्स देयर पीक, या तो वो अपने पीक की तरफ अचीव करने वाले हैं, या तो वो कर रहे हैं, या तो पीक पर आकर रुक गए हैं। अब आप ये बोलोगे उनकी पॉपुलेशन देखो, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बट इन द कमिंग टाइम पीरियड में कम भी हो सकती है। अब आपको एक फ़र्क समझना होगा, इंडिया को क्यों बोला जाता है कि पोटेंशियल इंक्रीमेंट है? क्योंकि यूथ ज़्यादा है, मेजॉरिटी यूथ है, वहाँ पर मेजॉरिटी यूथ नहीं देखने को मिलेगा, ये मेन रीज़न है बस इसके पीछे, यही आपको समझना है। कहीं भी किसी की भी पॉपुलेशन को अगर आपने कंपैरिजन करना हो तो आपने ये देखना होता है कि फर्टिलिटी स्पैन में कितना वहाँ पर है, ठीक है। सो अब मैं आपको हल्का सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। इंडिया में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब सब जगह पे किया जाता है, इंडिया में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब ये वर्ड यूज़ किया था तो तब से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक और वर्ड यूज़ किया जाता है इसके अगेंस्ट में विच इज़ कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। अब आप हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला था दैट कि वो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, JNK से
राजस्थान इन एरिया से यूथ अगर आएंगे स्टडी वीज़ा या समथिंग या वर्क वीज़ा के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया है कि आप किसी को का एप्लीकेशन आप जो है एक्सेप्ट मत करना। वाई? क्योंकि उनको बहुत बड़ा काइंड ऑफ की आपने देखा होगा कि आपके एरिया से सब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ जो है वो जा रहे हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने ये मना कर दिया था। वाई? बिकॉज अ काइंड ऑफ हमारे पास यूथ ही यूथ है। अब वो यूथ के बेसिस पे अगर मैं कंसीडर करूं, बाकी वर्ल्ड में क्या माना जाता है कि आपका यूथ का नंबर माना जाता है 15 to 64, मीन्स रिप्रोडक्टिव इंडिपेंडेंट एज ग्रुप कितना है? 15 to 64 है ये एज। बट इंडिया में बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली। सो इंडिया में दिस इज द रेट जो कंसीडर की जाती है। If you are in the age group of 15 to 59, you would be considered as demographic dividend, ठीक है। और this is called as the age of independency, जिसमें आप इंडिपेंडेंट आइडली होने चाहिए। तो हमारे पास कितनी है ये? We have 62.8%। अब 0 to 14 हमारे पास कितने हैं? 30%। और 60 प्लस हमारे पास कितने हैं? समहाउ 7.2% के आसपास जो है ये निकलता है, मीन्स 8% ही इसको हम लगा लेते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज इन इंडिया। अब इसको देखिए आप, दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज एज वेल। दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज। 59 वाला नहीं हम कंसीडर करेंगे, 45 एज होती है ऑफ द फीमेल। मेल का हमें करना ही नहीं होता कंपैरिजन, फीमेल का करना होता है, बिकॉज इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द फीमेल टू बियर द चाइल्ड, ठीक है। अब आई थिंक आपको तो साइंस के दौरान मैंने बताया हुआ है। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, देन द बेसिक एज ग्रुप रिप्रोडक्शन की, इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड दैट 15 to 45, ठीक है। बट क्या होता है दैट कि इन देयर अर्ली एज प्यूबरिटी अचीव हो जाती है। अभी हम कंपैरिजन करें 12 to 13 में। सो अप्रोक्स जो है एक फीमेल, और बिगनिंग का जो 1.5 ईयर का होता है वो विदाउट ओवुलेशन होता है, तो शी कांट बियर द चाइल्ड। सो दैट्स वाई टोटल 31 ईयर का उसका एज बनता है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज स्पैन बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 14 से लेकर 45, 31 ईयर्स। तो उसमें एवरेज हम देखें तो 10 मंथ जो है दैट इज़ द बेसिक रिप्रोडक्शन का हम कंसीडर करते हैं। 9 मंथ फॉर दैट, वन मंथ उसके बाद केयर करने के लिए ये हम कंसीडर करते हैं। मीन्स आफ्टर 10 मंथ शी कैन ऑल्सो बियर नेक्स्ट चाइल्ड। सो इस हिसाब से हम देखें तो इन द एज स्पैन ऑफ द 31 ईयर्स शी कैन हैव 37 लाइव चाइल्ड। यहाँ हम ट्विंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम वन टाइम पे वन सिंगल चाइल्ड ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ट्विंस और ट्रिपलेट और ये हमने कंसीडर किया तो कितने भी हो सकते हैं। सो इट मीन्स दैट कि अपने रिप्रोडक्टिव स्पैन में one female can have the 37 child of the 31 year of reproductive span. So it means that हमारे पास कैपेसिटी है टू रेज दी पॉपुलेशन। बट जब हम बात करें यूएसए की, दे आर हैविंग मोर चाइल्ड। इट क्वाइट पॉसिबल। देखो इंडिया में मैंने बोला था रिप्रोडक्टिव जो हमारा लाइक द रिप्लेसमेंट रेट फॉर द फीमेल इज 2.1%। सो 2.1 का मतलब क्या है? वन कपल वो अपने आप को रिप्लेस करके जा सकते हैं। अब अगर यहाँ यूएसए की पॉपुलेशन पीक पर पहुँचने वाली है, क्योंकि 4th स्टेज पीक वाला था ना, तो उसके लिए क्वाइट पॉसिबल उनको अपनी रिप्लेसमेंट रेट से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इस वजह से वहाँ का पॉपुलेशन जो है कंपैरेटिवली खुद तो बढ़ रहा है, बट हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है। हमारा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारे पास यूथ ज़्यादा है। ये हमारा भी कम हो जाएगा कब? जब रिप्रोडक्टिव एज में ये 30% आ जाएंगे और ये ओल्ड एज में इधर ये 62% आ जाएंगे। ऐसे जब ये चेंज होगा ना, मीन्स ये यहाँ आएगा जब 60 प्लस में आएगा और ये यहाँ आएगा, तब हमारी पॉपुलेशन कम होगी। अभी तो हमारा और पीक आना बाकी है, ठीक है। ओके, हाँ जी।
नेक्स्ट आप लिख दीजिए अदर कॉजेज, पॉवर्टी आपने लिख दिया था, अदर कॉजेज आप लिख दीजिए। अच्छा, अगर ये डेटा आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला डेटा, बाकी कहीं भी आपका यूज़ होगा, इको में भी यूज़ होने वाला है ये। हाँ, फोटो ले सकते हो। हाँ जी, लिखिए अदर कॉजेज, देखिए प्रिवलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, प्रिवलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, wrong information about vasectomy. It is a kind of way that is to control the population. So because उनको wrong information है that it will hamper their health negatively, so इस वजह से they don't indulge into that, या वो इसको नहीं resort करते हैं। इवन अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बोलूँ, लाइक फीमेल में बेसिक the fact that कि about the reproduction is the formation of the egg cell, एंड जो फॉर्मेशन है एग सेल का वो मतलब प्रॉपरली किस फॉर्मेट में होता है, दैट की द काइंड ऑफ जो ओवरीज होती हैं, देयर आर 2 ओवरीज इन 1 फीमेल एंड दीज ओवरीज दीज आर क्रिएटिंग द एग सेल वो क्रिएट करती है एंड देन फिर वो यूट्रस में आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड देन दिस इज़ द बेसिक रीज़न दैट कि अगर फ्यूजन नहीं होता देन इट लीड टू द पीरियड्स। सो अब अगर हम नॉर्मली कंसीडर करें देन द बेसिक रीज़न बिहाइंड द पीरियड्स इज़ द यूट्रस, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन तो है ही ओवरीज का, बट कुछ फीमेल्स महाराष्ट्र में दोज आर द फीमेल वर्कर्स, और जो कि काम करती हैं इन द फील्ड। सो फील्ड ऐसी फील्ड में जिनमें उनके पास किसी तरीके का सैनिटेशन, किसी भी तरीके की इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और उनको बहुत ऐसा काम करना होता है जहां उन्हें बहुत ज़्यादा बेंट होके झुक कर काम करना होता है इन द फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड लगा लीजिए या काइंड ऑफ अदर वेरियस फील्ड, तो देयर आर माइंस वगैरह में भी इवन। तो महाराष्ट्र में देर इज़ वन आर्टिकल रिगार्डिंग दैट कि जो काइंड ऑफ महाराष्ट्र की विमेन है हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें कि ये बोला जाता है कि उनका यूट्रस जो है वो निकाल दिया जाता है, दे आर रिजोर्टिंग टू दैट। अब वो क्यों करें, और वहाँ पर उनके जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो देखता है दैट की फीमेल इफ़ शी हैड बियर द चाइल्ड, अगर उनके 1 या 2 चाइल्ड है, आफ्टर दैट वो उनको बोल देता है कि आपका एक्सपेंडिचर मैं उठा लूँगा। वाई? बिकॉज एक तो क्योंकि सैनिटेशन का फैसिलिटी नहीं होता है, देन ड्यूरिंग दोज 3 to 4 डेज़ का टाइम पीरियड वो छुट्टी कर लेती है, इससे उनको भी इनकम का लॉस होता है। दूसरा जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी वर्क डेज़ कम हो जाते हैं। सो इस वजह से वहाँ पर महाराष्ट्र में ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत बुरे तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। न्यूज़ मैं ग्रुप में आपके शेयर करूँगी, ठीक है। जिन्होंने ग्रुप शेयर कर लिया है वो नहीं, ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, शेयर तो मैंने किया था। हाँ जी, अच्छा आप देखो जो भी सभी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो आप एक बारी मेरे को ऐसे टेलीग्राम पे हेलो भेज देना, हेलो एंथ्रो ग्रुप, ठीक है। सो आई विल शेयर द लिंक, और अदरवाइज़ आपको जो प्रीवियस मतलब लिंक जो है मैंने अदरवाइज़ मैं आपके इसमें भी शेयर कर दूँगी अनाउंसमेंट में, ठीक है। वरना आप मेरे को जो है हेलो भेज देना तो उसके थ्रू भी आपको मैं ज्वाइन कर लूँगी। अच्छा मेरे से ले लेना ना अभी क्लास के बाद, ठीक है। ओके सो तो बेसिक थिंग इज़ दैट ये मैं शेयर करूँगी ना तो आप पढ़ना दैट कि द काइंड ऑफ लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म की जाती है ओनली बिकॉज टू अर्न द मनी। एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट कि जब हम बात करते हैं दैट हमें रिफॉर्म करने हैं
तो इस टाइप या इस लेवल के रिफॉर्म करने चाहिए, और ये रिफॉर्म करने के लिए आपको उन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको ऐसे में एक वाइडन आउटलुक देना होता है ना, तब जितनी डायमेंशन आप दे पाओ उतनी डायमेंशन दी जानी चाहिए, और हर एक डायमेंशन में स्पेसिफिक एग्जाम्पल होना चाहिए, तब आपका ऐसे बेटर बनेगा, तब आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, इवन एथिक्स में आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे आप लिख दीजिए। ये आपके जो कॉजेज़ हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। दीज आर द बेसिक कॉजेज़ जो इम्पोर्टेंट बेसिक पे। इसके अलावा देयर में भी सो मैनी बेसिक रीजंस हो सकते हैं जो कि आप अपने खुद से भी माइंड के थ्रू आप अपने डाल सकते हो। फाइन, अब लिख दीजिए नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। हाँ जी, सफू इज आस्किंग कि कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन में साउथ इंडिया से कोई स्टूडेंट है क्या? लड़की। हाँ जी, सो शी इज़ आस्किंग कि कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन में साउथ इंडिया से स्टूडेंट है, हम उसके व्यूज़ जानना चाहते हैं। सफू नहीं, अच्छा सुमोना तो वेस्ट बंगाल से है। अच्छा असम से, हाँ तो असम वेस्ट, हाँ मुझे लगा था वो वेस्ट बंगाल से है। अच्छा तो भी साउथ से तो नहीं है ना, साउथ से नहीं है हमारे पास सफू कोई भी। चलिए आप लिख दीजिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है इट इज़ समथिंग जो कि काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल मेजर है दैट कि हम कंट्रोल कर पाए। इवन डू यू रिमेंबर यूपी में देयर इज़ अ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल एज वेल, और बोला जा रहा था कि यूपी में तो है ही, अब इंडिया में भी उसको हम कंसीडर करेंगे। हाँ द काइंड ऑफ, कब किया जा सकता है, ठीक है, कब किया जा सकता है? जब हम ये फील करें दैट कि आपको डर हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, जब आपको डर हो कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट या आपको कोई पॉलिटिकल लाइफ नहीं रहेगी, करियर नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा। ठीक है, हाउ? ओके देखो, नाउ दे नो वी आर प्रोवाइडिंग देम द, अगर अंत्योदय योजना में हम 35 kg देते हैं, किस हिसाब से? दैट 5 मेंबर हैं इन देयर लाइक फैमिली एंड पर मेंबर 7 kg, और नॉर्मली 25 kg देते हैं। बैक ऑफ द माइंड क्या है? दैट 1 हस्बैंड एंड वाइफ एंड देन 3 चिल्ड्रन। बट अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे एंड देन वो भी कम जो है चाइल्ड बियर करेंगे। हाँ एक रीज़न तो ये हो गया। हाँ जी, और बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है ऑनलाइन में भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, सपोज करो यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको कि वैसे एडमिनिस्ट्रेटर इम्प्लीमेंट करते हैं, बट मीटिंग में आपको भी बुला लिया गया है फ्री का चाय समोसा खाने के लिए, एंड आपको भी कुछ ना कुछ व्यूज़ देने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताइए व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल फोर्स से नहीं, नॉर्मली जो है पॉलिसीज़ में क्या क्या फ्रेम करें। हाँ जी, बच्चों की जो क्या नाम है स्टार्टिंग में एजुकेशन हो रही है ना, उसी टाइम पे ये एजुकेशन देनी जरूरी है कि मतलब एक लड़की मतलब कितने उस पे वो करे, मतलब बिहेव करे चाइल्ड, और लाइक पूरा जो सेक्स एजुकेशन पूरी है तो देनी चाहिए हम लोगों को। लाइक जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना 10th 11th में जो स्ट्रीम, okay, you just tell me one thing. Okay, you just tell me one thing. Your liberal views, yeah, your liberal points like the sex education, yeah, the basic education, the female education, these and that, would they control the population in the desired way? Do we want that कुछ हद तक, या हम एक्सट्रीम चाहते हैं या क्या? Okay, so you just tell me how would you compare the China's population control policy in comparison to, like, do we have any scope कि हम जैसा उन्होंने किया था वो फॉलो कर सकते हैं? सपोज कर सकते हैं, मान लो
मैं स्कोप पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल नहीं। वैसे आप देखो कि क्या किया जा सकता है, किया तो जा ही सकता है मैम, बट हाउ वुड लाइक we consider it ethical, we have the religious belief, we have so many religions, so सबका ध्यान में रखना पड़ता है, then how? बोलते हैं। हाँ जी आकांक्षा, ओके सोचिए, चलिए। हाँ जी ऑनलाइन में भी सोचिए। वेरी वेरी गुड मिराल जोत, उन्होंने एकदम परफेक्ट बोला है। अरे देखिए, सुमोना ओरिजिनली शी इज़ फ्रॉम द वेस्ट बंगाल बट लेटर दे सेटल्ड इन असम। नहीं जूही, इट विल टेक टाइम बिकॉज हमारे पास यूथ पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है, दे ऑल विल बियर द चाइल्ड, सो दैट्स वाई। हाँ जी मिराल जोत ने एकदम परफेक्ट पॉइंट बोला है, वही मैं आप सबसे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शी सेड कि इफ़ यू आर हैविंग ओनली 2 चाइल्ड और लेस देन 2 चाइल्ड देन टैक्स इंसेंटिव दें आपको, इफ़ ठीक है। साथ ही साथ ये बोल दें लाइक कि आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए गवर्नमेंट जॉब के लिए। इंडिया में टैक्स भरते हैं कितने लोग? 6 करोड़, 6 करोड़ अभी 31 जुलाई। पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़ वाला नाम 6 करोड़ आ रहे हैं। कुछ नहीं, एग्जैक्टली टैक्स तो वैसे भी नहीं भरते। एग्जैक्टली, मेरे से मत पूछना मैंने कितना भरा है। नीड टू इंक्रीज द मैरिज एज, ओके। हाँ जी बहुत अच्छा पॉइंट सफू ने बोला है, इंक्रीज करना होगा हमें मैरिज एज एंड दैट्स कुड बी वन ऑफ द फैक्टर फॉर अस। अब आपके लिए कल के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ इस नहीं, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ। हाँ जी होमवर्क का क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए, इसके ऊपर जो भी सर्च करोगे वो प्रॉपर नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो अपने नोट्स में ही एक पॉइंट डाल लिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग हम कुछ लिखने नहीं वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके नोट्स में मैंने पॉइंट ही दिए हुए हैं। ये मैंने इसलिए लिखवाया था सो दैट कि आप लिखो रेफर नोट्स। हाँ जी लिख दीजिए रेफर नोट्स। अभी आप क्वेश्चन लिखिए जिसके बारे में आपको सर्च करके लाना है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में एक डिबेट चल रही थी दैट कि जो मैरिज एज है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें इंक्रीज कर देना चाहिए। लाइक अभी हमने 18 किया हुआ है तो उसको हमें 21 कर देना चाहिए, ठीक है। सो दैट शुड बी रेज 18 से कर देनी चाहिए कितना 21, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है दैट कि ये एज 21 कर देने से किस तरीके के इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है। अब आप अपना देखो, आपको कहीं किसी के व्यूज़ नहीं, आपको मैं हमेशा क्या बोलती हूँ यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख के आनी है, बाद में भले देख लेना, बट न्यूज़ आर्टिकल आप इसके बारे में सर्च करोगे एंड उसमें आप पॉलिटिशियंस का, आप किसी एक्सपर्ट का, किसी स्कॉलर के, उनके व्यूज़ आप जो है पढ़ोगे, वो अपना पूरा कंपाइलेशन और उसको आप जो है 4 to 5 फैक्टर या लाइन में आप अपना जो है इसको करके लेकर आओगे। दिस प्रोसेस नहीं, देखो क्या करना है आपने डाल देना है मैरिज एज शुड बी रेज्ड टू 21 एंड देन गूगल में डाल दो। फिर उसमें इतने सारे आ जाते हैं इमेजेस ऑल, तो उसमें आता है एक न्यूज़, तो न्यूज़ पे क्लिक करो, फिर उसकी न्यूज़पेपर वाली न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। उसमें से एक या दो, सारी नहीं पढ़नी, एक या दो पढ़ लेना। 21 ईयर्स तक तो मैम क्या नाम है वो हो जाता है ना, ग्रेजुएशन हो जाता है, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, कुछ जॉब सिक्योरिटी हो जाती है उनके पास, तो डिसीजन ले सकती हैं। वही मैं जानना चाहती हूँ दैट इट सीम्स टू बी सो मच रोजी, ठीक है, बट क्या इससे एग्जैक्टली फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप 18 में भी नहीं करोगे, आप 21 में भी नहीं करोगे। अगर आपको ये है कि आपको इंडिपेंडेंट होकर शादी करनी है, देखो पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वुमेन की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन 3 इंडिकेटर्स पे आपको लेकर आना है। मैं लिख देती हूँ सो दैट कि आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाए। पॉपुलेशन को ये कैसे अफेक्ट करेगा
ठीक है, ये पॉजिटिव करेगा कि नेगेटिव करेगा? वुमेन की कंडीशन पर ये कैसे अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली कि नेगेटिवली? सोसाइटी में ये कैसे जो है अफेक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि अगर किसी पेरेंट्स को ये है दैट कि गर्ल, मान लीजिए इन द विलेजेस ऑनर किलिंग के केसेस दीज एंड दैट, उस केस में क्या देखने को मिलता है दैट कि वो फील करते हैं कि 18 की हो गई है, बस अब तो शादी करके भेज देते हैं, अदरवाइज पता नहीं फिर क्या ही करेगी। ठीक है, ये एक व्यू माना जाता है कि नहीं? सो उस पर्सपेक्टिव से बताइएगा सोसाइटी पर क्या। तो अब एक एक पॉइंट भी ले आएंगे, काफ़ी रहेगा, बट आपको सर्च कर कर लेकर आना है, देन मैं अपने व्यूज़ वगैरह शेयर करूँगी किस तरीके से रहेगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए। सो अब नेशनल जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके बारे में अगर हम देखें, इट वाज जस्ट, इट डोंट वांट टू इंक्रीज द गैप बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट, क्योंकि गैप इंक्रीज करके कुछ नहीं होता है, इट वांट टू रिड्यूस द गैप, गैप को ये रिड्यूस करना चाहता है। मीन्स ये चाहता है कि डेथ रेट तो मेरी कम हो, 7 से और कम हो जाए, बट मैं ये चाहता हूँ दैट कि मेरी बर्थ रेट 17 है वो भी बहुत कम हो जाए, जिससे क्या हो, जितना गैप होगा उतनी पॉपुलेशन रेज होगी, जितना गैप कम होगा उतनी पॉपुलेशन रेज कम होगी। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द फैक्टर। तो इसमें हमारा जो मेजर फोकस होगा वो हमारा रहेगा दैट कि हमें बर्थ रेट को रिड्यूस करना है। इवन हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करने के लिए डेथ रेट को भी कम करेंगे। फाइन, ओके, चलिए लिख दीजिए आप स्टेप्स। बस अब मतलब एक न्यू हेडिंग बनवा रही हूं मैं, लिखिए स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल population, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कौन कौन से या कैसे स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। सबसे पहले जो मेजर रोल इसमें आता है दैट इज ऑफ द आशा वर्कर्स। वाई? बिकॉज इन द विलेजेस आशा वर्कर्स के थ्रू जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग देम द काइंड ऑफ सर्विसेज। सो अब अगर हम ओके, हाथ में लग जाएगी, आप इसको बाहर ही फेंक दीजिए। सो द काइंड ऑफ, लिख दीजिएगा, आशा वर्कर्स आर providing health facilities at the doorstep। सो वो क्या कर रही हैं, घर तक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। Government has created the JSK means जनसंख्या स्थिरता कोष, which is also called as the National Population Stabilization Fund। जनसंख्या स्थिरता कोष, also called as National Population Stabilization Fund। नेक्स्ट लिखिए गवर्नमेंट नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड। नेक्स्ट लिखिए गवर्नमेंट ऑल्सो, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑल्सो रिजोर्टेड टू संतुष्टि स्ट्रेटेजी which provides facilities or awareness, which provides facilities and awareness about sterilization. Then when
what is the ideal time for there to sterilize their reproductive capacity, sterilization. नेक्स्ट लिखिए, providing facility of national helpline number. ठीक है, ओके। उसके बाद यूपी का जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है वो मैंने आपके नोट्स में शो कर दिया है। दैट इज समथिंग, एक बार आप अपने नोट्स ओपन करिए। अब यहाँ ये समझिएगा, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। इवन ये, हाँ, जीएस के पेपर में भी आपको एज एन एग्जाम्पल आ सकता है। देखो जीएस के पेपर में इसका फुल चांस है कि, क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, सेंसस भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं नॉर्मली आपके जीएस पेपर के हिसाब से बोलूँ तो ये जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो अब अगर आप उसके हिसाब से देखो तो दे वोंट आस्क कि यूपी के बिल में क्या क्या प्रोविजन थे। दे मे आस्क कि ऑन द लाइन ऑफ द यूपीज पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कैन वी फ्रेम सच पॉलिसीज फॉर द नेशन वाइड, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनकर आ सकता है। ठीक है, सो आपको जस्ट करना क्या है, ये जो बिल में प्रोविजंस हैं इनका जस्ट आपने एक रीडिंग ले लेना है। जो भी प्रोविजंस है इनका एक रीडिंग ले लेना है। अब ये द काइंड ऑफ, इन्होंने क्या किया है, राशन कार्ड के लिए इन्होंने लिमिट कितना कर दिया है, 4। यूजुअली राशन कार्ड के लिए लिमिट कितनी है, 5, तो अभी एक 4 किया। इट मीन्स दैट दे आर अलाउइंग ओनली द 2 चाइल्ड। अगर 3 चाइल्ड होंगे दे वोंट अलाउ। एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो कि इवन गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं एंड इनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ चाइल्ड है, तो इट वुड लीड टू व्हाट, कि इससे अब उन लोगों का वो प्रमोशन नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब में है, ज़्यादा चाइल्ड बियर कर लिए तो प्रमोशन नहीं करेंगे। सो ऐसा करके तो ये उनको हैम्पर करेंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। अब जिनके ऑलरेडी चाइल्ड है उनको वो गवर्नमेंट जॉब में लेंगे ही नहीं। ठीक है, बट आप यही बता दीजिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इनकी प्रिपरेशन ही ऐसी है, 30, 32, 35 ईयर्स तक जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं, मैरिजेज ही नहीं करते हैं। देन व्हाट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट जॉब, ये बात कर रहे हैं कि उनके पास 3 चाइल्ड होंगे फिर हम उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस। सो उनका जो, नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता। ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए योर ब्रदर इज़ ऑन द गवर्नमेंट जॉब एंड दे आर सेइंग एक फैमिली में एक ही गवर्नमेंट जॉब होगी। ठीक है, बट आपके पास उससे ज़्यादा कैपेसिटी है, बट सारी पर्क सब कुछ उसको मिल रही है, आपको उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपसे क्यों छीनी जाए। इंडिविजुअल सिटीजन हो ना आप भी, तो लिबर्टी तो सबको इक्वली दी जाएगी। तो इस वजह से ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये यूपीएससी प्रिपरेशन ही ऐसी है, यहाँ कौन प्रिपरेशन का भी बर्डन लेगा एंड देन 3 चाइल्ड का भी बर्डन लेगा। ठीक है, सो अगर नॉर्मली बात की जाए देन पॉलिसीज़ में आप देखोगे समहाउ दीज आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दी मेल, मीन्स कि जब भी हम ये बोल रहे हैं ना, माइंड में मुझे बताइए, बैक ऑफ द माइंड आप सबके मेल आया होगा कि नहीं। जब मैंने ये बोला दैट कि राशन कार्ड में 4, जब मैंने बोला प्रमोशन नहीं मिलेगा सर्विस में, मेल आया कि नहीं आपके बैक ऑफ द माइंड। दैट्स वाई द पॉलिसीज आर क्रिएटेड लाइक दिस। ठीक है, बट इट वुड टेक टाइम, चेंज हो जाएगा। देयर मेजर फोकस इज दैट अर्लियर द फर्टिलिटी रेट इट वॉज 2.7%, नाउ द फर्टिलिटी रेट हैज़ रिड्यूस, अर्लियर इट वॉज 2.3, देन अभी रिसेंट में आया है 2.1 विच इज़ इक्वल टू द रिप्लेसमेंट रेट। तो दैट्स वाई वी कैन फील सेफ। और हम इतना तो सोच सकते हैं दैट कि आने वाले टाइम पीरियड में भले हमारी पॉपुलेशन कम ना हो बट रेज नहीं होगी, स्टेगनेंट हो जाएगी, जितनी है उतनी रहेगी। तो दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर, वो माना जा सकता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब आप हल्का सा थोड़ा बहुत डेटा लिख लीजिए। ठीक है, दिस डेटा विल हेल्प यू इन योर जीएस रिलेटेड थिंग्स में भी और वैसे भी। लिखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसे लिख दीजिए, वैल्यू एडिशन एंड देन बॉक्स बना के उसमें डेटा आप डाल दीजिए।
लिखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये कितना है 27.69 पर 1000 लाइव बर्थ। पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, इतना ये माना जाता है। नेक्स्ट आप लिख दीजिए it had declined from the previous level. It had declined from the previous level. So previous level से ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट आप लिखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Now the life expectancy is 69 years. 69, I mean it's 69.7, आप 69 years ही लिख दीजिए। हाँ जी अंश, कितने years बचे हुए हैं? ओके, नेक्स्ट लिख दीजिए टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट लिखिए 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो द रिप्लेसमेंट रेट। नेक्स्ट लिखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ। 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ। हाँ जी, मैटरनल मोर्टेलिटी 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर देखी जाती है एंड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो 1000 के बेसिस पे देखी जाती है। अभी रीज़न क्या है, देखिए वन वुमेन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन सिंगल चाइल्ड, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर चाइल्ड एज वेल। इस वजह से मदर के कंपैरिजन में मैटरनल मोर्टेलिटी कि मदर की डेथ जो है वो कब हो जाती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज अगर किसी भी वुमेन की या चाइल्ड की डेथ होती है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट, अगर हम कंसीडर करें डायरेक्ट इसका रिलेशन है टू द लोवेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो हेल्थ फैसिलिटीज़। ये उसके पीछे उसका रीज़न माना जाता है। वाई? क्योंकि मान लीजिए सम ऑफ द फीमेल, आई थिंक मैंने आपको बताया भी है दैट देयर इज़ वन इंजेक्शन बाय द नेम ऑक्सीटोसिन। सो ये इंजेक्शन दिया जाता है फीमेल को। ये क्या करता है, टू कंट्रोल द, बिकॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड दूसरा बिकॉज जब, अब ये क्यों और कब दिया जाता है, ये नॉर्मल डिलीवरी के दौरान दिया जाता है। सो दैट एक तो उनकी बॉडी को प्रिपेयर करें, जो पेल्विस है उसका पोजीशन चेंज करें, उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग को जो है वो, और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको कॉज करे, तो इसके लिए वो दिया जाता है। बट इसकी जो काइंड ऑफ, एंड इसी के साथ साथ देयर नीड टू बी अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप जो कि फीमेल का हो, ठीक है, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो अब अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में ये सर्विसेज नहीं हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, या काइंड ऑफ किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस हो जाता है, देन इट विल लीड टू डेथ। अदरवाइज यू जस्ट टेल मी, अर्लियर टाइम पीरियड में काइंड ऑफ इंजेक्शंस, काइंड ऑफ ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। अर्लियर टाइम पीरियड में जो डिलीवरीज हैं वो कहाँ की जाती थी, इन देयर होम ओनली, एंड सम ऑफ द एक्सपीरियंस्ड जो है लेडीज़ होती थी, दे यूज टू कम। सो दैट्स वाई वी कैन थिंक ऑफ कि अगर देखो उस टाइम पे वी कैन थिंक ऑफ कि मैटरनल मोर्टेलिटी जस्टिफाइबल माना जा सकता है। बट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैटरनल मोर्टेलिटी के केस होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इम्प्रूव्ड एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप ये 113 आपने लिख दिया है इन, हाँ जी, अर्लियर इट वॉज 2.3,
नाउ इट इज़ 2.1. अभी मैंने बोला भी था इट इज़ इक्वल टू द रिप्लेसमेंट रेट, जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है. हाँ, नहीं, इट्स 2.1. टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1, जो कि हमारे रिप्लेसमेंट रेट के इक्वल हो गया है. ठीक है, दैट्स वाई आई एम सेइंग ना. अभी मैंने यूज़ भी तो किया था अर्लियर 2.7 देन 2.3 देन 2.1, जो कि हमारे फर्टिलिटी रेट के जो है रिप्लेसमेंट रेट के इक्वल हो गया. ठीक है, इज इट ओके? सो आज तो हम अभी इतना ही करते हैं. एक बारी आप सारा डेटा अभी रिवाइज करो, मैं अभी सुनूंगी ताकि आपको याद हो जाए. हाँ जी, ऑनलाइन में भी मैं सुनने वाली हूँ, आप जल्दी से याद करिए एंड देन हम आगे बढ़ेंगे. आई मीन कल जो है हमने करने हैं रेशियल एलिमेंट्स. ठीक है, सो उसके इतने ज़्यादा मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगी, बट उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करवाने वाली हूँ. ठीक है, हाँ जी, मीन्स कि टोटल फॉर्म में अगर आप कंसीडर करो, एक तो हम क्या होता है कि सिर्फ लाइफ बर्थ के बेसिस में कंसीडर कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं कि टोटल बर्थ ही कितना हुआ उसको बेस मान के कर रहे हैं. नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत बस कंपैरिजन आप रख सकते हो. क्या क्या? हाँ नहीं, हम उसी के हिसाब से रखेंगे, स्टेट वाइज एंड टोटल. देखो यूजुअली क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, हम मीन मोड मीडियन जो है वो कैलकुलेट करते हैं. तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पूरा एक सीरीज़ लिख देते हैं एंड देन उसमें से मीडियन कैलकुलेट करते हैं. तो वो जस्ट क्या है कि इसमें जितने मतलब जितनी एज है उतने ही नंबर हैं, उसके हिसाब से ये वैल्यू ली जाती है.
ठीक है, जब आप अपना सी सेट करोगे तब आपको ज़्यादा जो है उसके बारे में, हाँ 9th-10th में, हाँ वो तो होता ही था उस टाइम पे। मतलब एवरेज तो होता है कि जिसमें आप टोटल करके जितने नंबर है उसको नीचे रख देते हो। मीडियन में क्या होता है कि आप काइंड ऑफ मिड वैल्यू लेते हो, बट उसमें भी हल्का सा कुछ जो है वैल्यू इन्हेंसमेंट कुछ करते हो, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में करके जो है फिर हम उसमें से मिड वैल्यू को लेते हैं। सो वो बेसिकली, हाँ जी हो गया, पूछूं? चलिए बंद कर दीजिए। हाँ जी, ऑनलाइन में भी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हाँ जी, मुझे बताएंगे अंश। सो अंश आप मुझे बताइए दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाँ जी जो अभी लिखवाया था, हाँ जी शरणप्रीत, वेरी गुड। पर, वेरी गुड। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख, ठीक है, वेरी गुड, ओके। हाँ जी आकांक्षा, आकांक्षा आप मुझे बता दीजिए वाई द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट is seems to be comparatively more than infant mortality rate, seems to be more, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट मुझे बताएंगे रोहित। हाँ जी रोहित आप मुझे बता दीजिए व्हाई देयर इज गैप इन इंडिया इन केस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डेथ रेट वाई, कितना है ये नहीं बताना है। हाँ जी ऑनलाइन में आंसर करिए आप भी। हाँ जी जूही इट इज़ 113, 18 नहीं 13, 113, improved medical facilities. दैट्स द रीज़न। अच्छा मतलब क्वेश्चन सुनिए पहले आप मेरा, और अगर छवि दूसरे के क्वेश्चन में आंसर दोगे तो आपके लिए भी क्वेश्चन आएगा। हाँ जी क्वेश्चन मेरा ये है व्हाई देयर इज़ अ गैप बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। majority population की youth वाली frame आप मेरे से पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो? relations की समझ में आ रहा है। ओके इसेंस ये है, इंडिया में बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो है, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, ये 17 है ये 7 है, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ ये क्यों है? बता सकते हो, आराम से सोचो, ठीक है। मैं इतना किसी और से कुछ पूछती हूँ, आप अपना आंसर सोचो। हाँ जी छवि, सो छवि यू जस्ट टेल मी कि अगर हम साइकोलॉजिकली रिलीजियस एटीट्यूड टूवर्ड द फैमिली प्लानिंग चेंज कर दें तो क्या इससे फ़र्क पड़ जाएगा पॉपुलेशन पे? मतलब क्या रियली वी विल फील अ काइंड ऑफ डिक्लाइन, और तो क्या थोड़े बहुत परसेंट से हमारा कुछ फ़र्क होगा? सपोज करो अगर सचिन जैसे 100% निकल जाए, जो कि सीमा +4 और, ठीक है, देन मुझे बताइए क्या फिर भी इंडिया के पॉपुलेशन में फ़र्क पड़ेगा? देन why it is considered as one of the factor which is affecting the population? हाँ जी प्रभजोत, आपके क्या व्यूज़ है इसी क्वेश्चन पर? ओके सो क्वेश्चन इज दैट कि वुड इट रियली अफेक्ट इफ वी वुड साइकोलॉजिकली चेंज द रिलीजियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली प्लानिंग? मीन्स
limited वो, तो फिर दूसरे religious भी इसको accept करेंगे, इससे positive My impact question पड़ता is है। it religious belief is so important or affecting the population? My question is that because as a factor हमने इसको लिखा है. अगर literacy हो जाए इतनी, मतलब awareness हो जाए, तो religious तो फिर कोई वो रहेगा ही नहीं। जब people इतना mature होगा सोचने के लिए, हम्म इतने वो हो गए aware, तो फिर अपने आप ही religious उसका वो हो जाएगा। ओके हाँ जी. इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रिलीजियस में तो मानने पे डिपेंड करता है ना, कोई मानता है कोई नहीं मानता। हाँ, कोई मानते हैं, ज़्यादातर जो socially aware नहीं है, तो Means what that अगर हम कंपैरिजन करें in this present scenario there is a kind of viewpoint that ki one particular religion will have the majority, there is some of the concepts that ki inter-religion marriages की वजह से one religion will overpower. These factors are affecting the mentality and they are affecting the population. ठीक है, they are affecting the population. So that's why religious cases पे वो भी कर रहे हैं political। देखो in that what is there is a inter religion marriages. So inter religion marriages की वजह से kind of thing जो हम society में देखते हैं they are causing, yes or no? You just tell me अगर religious attitude change नहीं किया तब kind of majority minority effect आ जाएगा and because of that population जो है वो hamper हो सकती है. सो दैट्स वाई हमें जो है उसको सही करेक्ट करने के लिए रिलीजियस एटीट्यूड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड दैट्स वाई इट इज़ अफेक्टिंग द पॉपुलेशन. ठीक है हाँ जी रोहित, अब आपका क्वेश्चन. वाई अरे देखो माय क्वेश्चन वाज जस्ट हाँ नहीं आंसर भी आप कर सकते हो. दे आर आस्किंग अबाउट कि आई एम आस्किंग अबाउट वाई देर इज़ अ गैप. देर इज़ अ गैप बिकॉज देखो देर इज़ अ गैप रिप्रोडक्टिव स्पेन ज़्यादा है, देर इज़ अ गैप द काइंड ऑफ मोर्टेलिटी बहुत कम है, देर इज़ अ गैप ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स. ठीक है आप हर एक फैक्टर को डाल सकते थे. ये क्वेश्चन इतना वाइडन था, इसमें ऑल द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन वो सब आ सकते थे. इस वजह से मे बी क्वाइट पॉसिबल आप नहीं कर पाए. ओके सो जू ही सेइंग यस इट विल अफेक्ट पॉपुलेशन इफ रिलीजियस बिलीव इज बायस्ड इन फेवर ऑफ चाइल्ड बियरिंग. एग्जैक्टली इंडिया इज़ डाइवर्स एंड हैज़ बिलीव इन रिलीजन मोर देन एनी अदर कंट्री. सब से पहले तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते हैं इंडिया में. सो यस इंडिया में तो अफेक्ट करेगा. एग्जैक्टली इंडिया में अगर हम रिलीजियस थिंग को इन सब फैक्टर से आउट कर पाएँ देन हम प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे इस पर्सपेक्टिव में. मतलब इन इंडिया हमें इंडियन कंसीडर करना चाहिए, हमें रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए. बट अगर हम रिलीजियस एटीट्यूड चेंज कर पाए तो हमारा पॉपुलेशन परफेक्टली स्प्रेड करेगा. बट अगर हम इंडल्ज रहें इन्हीं सब चीज़ों में देन मेजोरिटी माइनॉरिटी दीज एंड दैट ये वो तो वो चेंज होता चला जाएगा. ठीक है रिलीजियस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या स्टेप हो सकते हैं. अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें देन फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि द काइंड ऑफ स्टफ जो क्रिएट किया जा रहा है ऑन द सोशल मीडिया पहले तो उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ ब्रिंगिंग द काइंड ऑफ हमें एक डिस्पैरिटी लेकर आ रहा है. द काइंड ऑफ एथनोसेंट्रिक थिंग्स एंड द काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पर हर एक पर्टिकुलर न्यूज़ में इस तरीके की चीज़ें नहीं आनी चाहिए दैट मुस्लिम डिड दिस, हिंदू डिड दिस, इस तरीके की न्यूज़ नहीं आनी चाहिए बिकॉज जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ डाली जाती है तो ये अफेक्ट करता है. अब द काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसमें पैरिटी आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा द काइंड ऑफ देखो ऑल द रिलीजियस बिलीव को ध्यान में रखते हुए बट द काइंड ऑफ एजुकेशंस जो कि हमें सेम सिलेबस लाना चाहिए इन द मदरसाज, द सेम वैल्यू एजुकेशन लाना चाहिए इन द मदरसाज. इट विल लाइक रिमूव द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द लाइक हिंदूज़ का एजुकेशन एंड द मुस्लिम का एजुकेशन. बाकी क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे मान लीजिए अगर आप गुरुद्वाराज में देखते हो तो वहाँ एजुकेशन इज़ नॉट लाइक विच इज़ सिख ओरिएंटेड बट वहाँ पर हम देख सकते हैं तो वहाँ एजुकेशन का डिस्पैरिटी आ जाएगा, ये हो जाएगा. फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी ज़रूरत है दैट विल ब्रिंग द काइंड ऑफ पैरिटी. सो ये कुछ अफेक्ट जो हो सकते हैं हम बाहर जाके डिस्कस करते हैं अभी. ठीक है क्लास का टाइम हमारा हो गया है. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम रेशियल एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है.